बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 10 के अंदर चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी डिस्कस किया था और ब्रीफली हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन डिस्कस किया था। आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को कम्प्लीटली डिस्कस करना है और ये देखना है कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है और साथ जो नेफ्रॉन है वो कैसे या किडनी कैसे जो है वो ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन अदा करता है। आइए देखते हैं जी, ये हमारा एसएल नंबर 4, 5, 6 हमने डिस्कस करना है। नेफ्रॉन, यूरिन फॉर्मेशन, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी। इसके अंदर सबसे पहले हम चलते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के हवाले से। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ऑल्सो मेक अ लेबल डायग्राम। हमने इसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करना है और उसके बाद इसकी लेबल डायग्राम भी डिस्कस करनी है। अच्छा, डेफिनेशन में सबसे पहले तो हम देखेंगे द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस करनी है। पहले हमने कहा स्ट्रक्चर, दूसरा हमने कहा फंक्शनल, यानी कि दोनों काम कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर भी ये बना रहा होता है किडनी का और ये ही फंक्शन भी उसका परफॉर्म करता है। ईच किडनी इन अ ह्यूमन कंटेन अबाउट 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। ये हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, इंपॉर्टेंट वन है। 1 मिलियन नेफ्रॉन ईच किडनी, इसका मतलब दूसरे किडनी में भी तो नहीं होंगे, वेरिएशन हो सकती है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के हवाले से चलते हैं तो इसमें हमने देखना है द नेफ्रॉन कॉन्सिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब्यूल। इसमें लॉन्ग ट्यूब्यूल है। बेसिकली इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ईच नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल, यानी कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या है, हमने कहा रीनल कॉर्पसल, और सेकंड पार्ट हमने क्या डिस्कस किया है, रीनल ट्यूब्यूल। आपसे कोई पूछता है तो आप ये बता सकते हैं कि इसके कितने 2 पार्ट्स होते हैं, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो यहाँ का हमने अभी तक 2 एमसीक्यू को डिस्कस कर लिया। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अब हमने ये जो हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल के हवाले से हमने डिटेल्स शेयर करनी है। नंबर फर्स्ट पे आप देखें तो रीनल कॉर्पसल है। अब रीनल कॉर्पसल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं ये हमने डिस्कस करने हैं। रीनल कॉर्पसल के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, जिसमें से नंबर फर्स्ट पे जो हमने डिस्कस करना है वो है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल, इसके लिए एक सेकंड नेम लिखा जाता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस कैप्सूल ये सेम बात होती है। आगे देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे है, डबल वॉल्ड हॉलो कप शेप स्ट्रक्चर है। डबल वॉल्ड हॉलो कप शेप स्ट्रक्चर है, यानी कि 2 वॉल्स भी होती हैं इसकी। जैसे कि यानी कि मैंने कहा कि ये एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये इस तरह से हमें नज़र आ रहा है, ये डबल वॉल है, यानी कि इस साइड पे भी और इस साइड पे भी हमें वॉल है। और इसके दरमियान में अगर देखें तो यहाँ पर एक स्पेस नज़र आ रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन होती है। ये ल्यूमन है। अब हमने देखना है इसके अंदर क्या पॉइंट होता है, क्या कौन सा पार्ट होता है। ये बाहर हमने कहा रीनल कॉर्पसल जो होता है ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर फर्स्ट पे हमने कहा बोमेन कैप्सूल, नंबर सेकंड हमने कहना है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में देखते हैं क्या चीज़ होती है जी। यहाँ पर अगर देखा जाए ग्लोमेरुलस के हवाले से अगर आप बात करें तो आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पर देखें ये एक पार्ट नज़र आ रहा है, ये क्या है जी, टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज है जो कि किसके अंदर मौजूद है, ये मौजूद है बोमेन कैप्सूल के अंदर। इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, ग्लोमेरुलस कहते होते हैं। अच्छा, तो ये हमारा पहला पार्ट
कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन का पहला पार्ट भी है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट, सेकंड पार्ट है जी सेकंड पार्ट में क्या है, रीनल ट्यूब्यूल है। अब हमने देखा ना रीनल ट्यूब्यूल के अंदर कितने पार्ट्स हैं, फर्दर 3 पार्ट्स हैं, तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। रीनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट्स हैं, रीनल ट्यूब्यूल के इटसेल्फ 3 पार्ट्स हैं, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब हम देखते हैं जी कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं जी। जो पहला हिस्सा इसका है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम PCT भी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल क्या होती है, जो एक्सेस से पहले होती है, डिस्टल वो होती है जो एक्सेस के बाद में होती है। तो यहाँ पे जो एक्सेस होता है वो हमारी क्या होती है जी, आगे हम देखेंगे लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले से पहले प्रॉक्सिमल है, लूप ऑफ हेनले के बाद जो आ रही है ये डिस्टल है। तो हम देखते हैं जी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होती है, जहाँ से ग्लोमेरुलस यानी कि बोम कैप्सूल एंड होता है, वहाँ से एक ट्यूब चल आगे नेक्स्ट मौजूद है, उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बिगिंस फ्रॉम द बोम कैप्सूल, बोम कैप्सूल को हमने सेकंड नाम दिया ग्लोमेरुलस कैप्सूल। दूसरा पार्ट आ जाता है ये लूप ऑफ हेनले, इसके लिए देखिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, U shape structure after the proximal convoluted tubule in the nephron, that is known as loop of Henle। लूप ऑफ हेनले के आगे हम देखें 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो दूसरा इसका पार्ट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है हम उसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो ये हमने इसके हवाले से बात करी, लूप ऑफ हेनले के हवाले से। आगे हम चलते हैं जी, इसका जो थर्ड पार्ट है उसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लूप ऑफ हेनले के बाद जो आता है वो डिस्टल है, लूप ऑफ हेनले से जो पहले है उसको हम प्रॉक्सिमल का नाम देते हैं। एट द एंड ऑफ द लूप ऑफ हेनले द नेफ्रॉन इज हाईली कॉइल्ड अगेन फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हमने इसको क्या नाम देना है, DCT, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको DCT कहते हैं। D फॉर डिस्टल, C फॉर कन्वोल्यूटेड, T फॉर ट्यूब्यूल। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अच्छा, इसके बाद ये तो पार्ट इसके मुकम्मल हो गए जो नेफ्रॉन के। अब आगे एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये बेसिकली किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, मल्टीपल नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको इसका डायरेक्ट पार्ट नहीं कहते। कलेक्टिंग डक्ट की तरफ आते हैं जी। कलेक्टिंग डक्ट क्या है जी, द नेफ्रॉन फाइनली मर्ज इनटू कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से भी पहले बनती हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो होती हैं ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जा रही होती हैं। यहां पर देखें कलेक्टिंग डक्ट जॉइन विद इवन लार्जर डक्ट्स विच ओपन इनटू द रीनल पेल्विस। यानी कि DCT किस में ओपन हुई, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल किस में ओपन होती है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट किस में ओपन होती है, आगे बड़ी ट्यूब्स होती हैं जिनको बेसिकली कहते हैं पैपिलरी ट्यूब्यूल्स। पैपिलरी ट्यूब्यूल किस में ओपन होती हैं, रीनल पेल्विस के अंदर ओपन हो जाती हैं। रीनल पेल्विस जो है आगे फिर किस में यूरिन को लेके जाता है, यूरेटर्स के अंदर लेके जाता है। ब्लड कैपिलरीज आफ्टर लीविंग ग्लोमेरुलस फॉर्म नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल। यानी कि हमने देखा है जितनी भी ट्यूब्यूलर उसका पार्ट था, PCT था, DCT था, लूप ऑफ हेनले था, इस सब के अराउंड एक ब्लड कैपिलरीज का जो है वो नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज। तो ये इसका स्ट्रक्चर आ गया जी। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं जी। ये हमारे पास आ जाती है
एक नेफ्रॉन आ गई। इस नेफ्रॉन को हम अब लेबल करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर ये जो हमें पार्ट नज़र आ रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे भाई, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हम कह रहे हैं रीनल कार्पसल। रीनल कार्पसल में दो पार्ट आ रहे हैं, कौन कौन से हैं देखें जरा। इसके अंदर एक ये पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला जो ब्लड कैपिलरीज पर मुश्तमिल है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस जिस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, बोमेन कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल का नाम दे, ये आ गया बोमेन कैप्सूल। अब यहां पर हमने देखना है कि एक स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है यहां पर, फर्स्ट कन्वोल्यूटेड पार्ट, फिर यहां पर लूप ऑफ फिनले नजर आ रही है, और फिर सेकंड यहां पर कन्वोल्यूटेड पार्ट नजर आ रहा है। ये जो पार्ट नजर आ रहा है फर्स्ट कन्वोल्यूटेड पार्ट, इसको हमने क्या नाम दिया है, PCT, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो दूसरा पार्ट नजर आ रहा है हमें यहां पर कन्वोल्यूटेड, इसको हम कह रहे हैं DCT, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। PCT एंड DCT। फिर ये आ रही है हमारे पास एक ट्यूब जिसे हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के अंदर एक वो पार्ट है जो कि नीचे की तरफ आ रहा है, एक वो पार्ट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। जो नीचे की तरफ आ रहा है हम इसको क्या बोल रहे हैं, डिसेंडिंग। ये डिसेंड कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। जो ऊपर की तरफ पार्ट जा रहा है इसको हम कहते हैं, क्योंकि वो असेंड कर रहा है तो इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, असेंडिंग कहते हैं। यानी कि ये ऊपर जो जा रहा है ये असेंडिंग है, जो नीचे आ रहा है ये डिसेंडिंग है। आगे हमने DCT को ऑलरेडी देख लिया है। फिर ये हमारे पास पार्ट आ गया, इसको हम क्या लिखेंगे, कलेक्टिंग डक्ट। ये आ गया जी, कलेक्टिंग डक्ट आ गया। अच्छा, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। अब ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमने एक और यहाँ पे नाम लिखा है, ब्लड कैपिलरीज हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर ये मुकम्मल ब्लड कैपिलरीज जो हमें नज़र आ रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ये हैं पेरीट्यूबुलर। पेरीट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज। तो ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। ग्लोमेरुलस था, पेरीट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज थी, और ये सबसे जो नीचे ब्लड कैपिलरीज आपको नजर आ रही हैं, इनको हम कहते हैं वाजा रेक्टा कहते हैं, वाजा रेक्टा। तो ये मुख्तलिफ पार्ट्स थे किसके, नेफ्रॉन के। अब ये नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, उसको आपने डिस्कस करना है। पेरीट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज का फंक्शन क्या है, यहाँ पर देखिएगा। पेरीट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज का फंक्शन, जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी ना, और जैसे कि PCT के अंदर मटीरियल आ गया, जो फिल्ट्रेट है PCT के अंदर आ गया, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर आ गया। हमने कहा था कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट आयंस, वाटर एंड मल्टीपल अदर पॉइंट, यानी कि ग्लूकोज की बात करें या विटामिन की बात करें, कंपोनेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। उनको क्या किया जाता है, अगेन से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। तो पेरीट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ useful material like glucose, vitamins, water and important ions। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जी, ये हमारा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं जी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन की जानब। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के हवाले से है, जिसमें हमने क्या देखना है जी, व्हाट इज रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल के अंदर दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं।
हमने ऑलरेडी ये अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लिया। रीनल कॉर्पसल है, ये पहला पार्ट था। रीनल कॉर्पसल स्ट्रक्चर में देखें, अगर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में देखें तो दो कंपोनेंट आते हैं, एक रीनल कॉर्पसल है और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल है। तो रीनल कॉर्पसल को हमने स्ट्रक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो हम देखते हैं जी इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। रीनल कॉर्पसल कंसिस्ट ऑफ वुमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। तो पहले हमने देखना है किसको, वुमेन कैप्सूल को। वुमेन कैप्सूल इज डबल वॉल्ड हॉलो कप शेप स्ट्रक्चर, जो कि किसको सराउंड कर रहा होता है, ग्लोमेरुलस को सराउंड कर रहा होता है। दूसरा आ जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है, हमने कहा टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज विद इन वुमेन कैप्सूल। टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो कि किसके अंदर मौजूद है, हम यहाँ पे इसको अगेन से देखते हैं। ये हमारा वुमेन कैप्सूल था, ये वुमेन कैप्सूल है। तो यहाँ पर देखते हैं जी किसको, ये ग्लोमेरुलस आ गया, ये ग्लोमेरुलस है। और इसके बाहर जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, वुमेन कैप्सूल कहते हैं या ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सवाल पूछा गया वाजा रेक्टा क्या है। वाजा रेक्टा क्या होती हैं, ये ब्लड वेसल्स होती हैं, ये पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरी से ही आगे बनती हैं। इनका काम क्या होता है, ये लूप ऑफ हेनले से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं, वाटर एंड मिनरल्स की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं जी सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन हमारा ट्यूबुलर सेक्रीशन पे है। ट्यूबुलर सेक्रीशंस क्या होती हैं, ट्यूबुलर सेक्रीशन को देखें तो ये हम कहते हैं कि ये हमारा फंक्शन है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन के हम 3 फंक्शन डिस्कस करते हैं। एक हम कहते हैं जी वहाँ पे उसका काम होता है फिल्ट्रेशन, दूसरा हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा जो इसका फंक्शन होता है वो है ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो इसके 3 फंक्शन होते हैं, तो उसमें से हम एक को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ट्यूबुलर सेक्रीशन क्या होती है, सम सब्सटेंसेस दैट आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड। यहाँ पर बात उसने की एक्टिवली, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने नोट करना है। फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल बाय ट्यूबुलर सेक्रीशन। These substances like potassium and hydrogen ions, ड्रग्स हो सकते हैं, यूरिक एसिड हो सकता है, क्रेटन हो सकता है, और बताएं तो यहाँ पे अमोनिया भी हो सकता है। तो ये मल्टीपल कंपाउंड्स हैं, इनको आप एनालिसिस कर सकते हैं 1 2 3 4 5 के हिसाब से। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आप नंबरिंग कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह पैराग्राफ में भी इसको लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए होगा, तो इसके एटलीस्ट आपने 3 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं। तो ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं जी हमारे थर्ड क्वेश्चन की जानब। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या है जी, हमने कहा ये हमारे नेफ्रॉन का पार्ट है जो कि यू शेप्ड होता है। पहला पॉइंट हम इसका स्ट्रक्चर बताएंगे। हमने कहा ये क्या है जी, यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर है हमारे नेफ्रॉन का। हमने इसको अगर देखें तो कुछ इस तरह से डिस्कस किया था। ये यू शेप स्ट्रक्चर आ रहा था, यू शेप स्ट्रक्चर आ रहा था। ये नेफ्रॉन आ गया और इसका ये यू शेप स्ट्रक्चर क्या है, ये लूप ऑफ हेनले। इसका काम क्या है, नंबर फर्स्ट पे इसका जो फंक्शन बताया कि डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब का मतलब हमने कहा जो नीचे की तरफ आ रही है। ये नंबर 1 पे जो मैंने मेंशन किया है ये डिसेंडिंग लिम्ब है। लूप ऑफ हेनले अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये क्या करता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को जो है वो काम कर रहा होता है इसमें। नेक्स्ट में हमने पॉइंट देखना है द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स। यानी कि ये क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली दोनों का काम क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन में होता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमने लिखे हैं। इसका मतलब है इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें 2 फंक्शन हमने मेंशन किए हैं और दोनों हमने लिखने हैं। असेंडिंग का भी फंक्शन लिखना है, डिसेंडिंग का भी फंक्शन लिखना है। तो इस तरह से हमारे 3 मार्क्स जो है कंफर्म हो जाएंगे। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब।
हमारा क्वेश्चन जो 4 है वो क्या है, व्हाट प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग डाइल्यूट ब्लड। अब हमने देखना है हमारा ब्लड डाइल्यूट है, यानी कि उसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है अब वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा वाटर सेव करने की ज़रूरत नहीं है, वो वाटर को मैक्सिमम रिलीज कर सकता है। तो इसमें जाहिर सी बात है क्या होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन नहीं बनेगा, डाइल्यूट यूरिन को बना के रिलीज कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं जी इस बात को। नंबर फर्स्ट पर हम क्या देख रहे हैं जी, इफ द ब्लड इज डाइल्यूट कंटेन्स टू मच वाटर, यानी कि ब्लड अगर हमारा डाइल्यूट है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ब्लड हमारा डाइल्यूट है तो लेस वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम दी रीनल ट्यूब्यूल, तो इसमें क्या होगा, हमारे जो किडनी को है फंक्शन कम करना पड़ेगा। अगर किडनी फंक्शन कम करेगा तो डेफिनेटली उसका रोल कम होगा और उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब उसका काम बढ़ता है, उसका वर्क बढ़ता है, जब ब्लड हमारा कंसंट्रेटेड होता है तो क्या होगा, उस वक्त मसला ये आता है किडनी ने ज़्यादा काम करना है, तो कंसंट्रेटेड ब्लड की वजह से किडनी स्टोन बनना जो है वो आसान हो जाते हैं, किडनी के प्रॉब्लम जो है वो बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसको पानी की एब्जॉर्प्शन नहीं करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, लिविंग मोर वाटर टू एंटर यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि वो यूरिन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है उसको कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर कर देगा। आगे चलते हैं पॉइंट 2 की तरफ। दस आफ्टर ड्रिंकिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस, यानी कि जो यूरिन बनेगा वो डाइल्यूट यूरिन होगा, उसमें मोर वाटर होगा और इसमें क्या होगा, एंड द ह्यूमन बॉडी गेट्स राइड ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ये एक हमारा क्वेश्चन था और डेफिनेटली देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया है 1.5, तो ये हमारा क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए था, 1.5 एंड 1.5 के। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड है, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। पहले हमने क्या बात की है, डाइल्यूट ब्लड के हवाले से, अब हम बात करेंगे कंसंट्रेटेड ब्लड के हवाले से। कंसंट्रेटेड ब्लड क्या होगा, ऐसा ब्लड होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट मौजूद है और पानी कम है। हमने क्या लिखा है, कंसंट्रेटेड मोर वाटर इज एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड, यानी कि पहली बात तो ये है कि उसके अंदर पानी कम है, सोल्यूट ज़्यादा है। अच्छा, पहली बात हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं, a rise in blood concentration is to stimulate a thirst center hypothalamus। हमारा तो जो थर्स्ट सेंटर होता है ना, जिसने हमें प्यास लगवानी होती है, वो ब्रेन का हिस्सा है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। अच्छा, ये क्या करता है, इसको एक्टिवेट करता है, तो जाहिर सी बात है हमें प्यास लगती है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, साथ हमारे किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। द ड्रिंकिंग विच फॉलो द स्टिमुलेशन रिस्टोर द ब्लड इट्स करेक्ट कंसंट्रेशन। तो क्या होगा, जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर पानी की कमी होगी, सोल्यूट ज़्यादा होगा, यानी कि हाइपरटोनिक कंडीशन होगी, तो 2 बातें होंगी, किडनी क्या करेगा, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएगा और साथ ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस हमारा जो पार्ट है वो हमारी प्यास को बढ़ाएगा ताकि हम पानी को पी सकें। तो ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो 5th वन था, कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं जी अब अपने MCQ की तरफ। हमारा पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो किस पर है जी, देखते हैं। इन हाउ मैनी स्टेप्स यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस, यूरिन की फॉर्मेशन के कितने स्टेप्स हैं, यूरिन की फॉर्मेशन के कितने स्टेप्स हैं। डाइल्यूट जो सॉल्यूशन होता है, क्वेश्चन आया है, जो डाइल्यूट ब्लड होता है उसमें सोल्यूट कम होता है, पानी ज़्यादा होता है। जो कंसंट्रेटेड होता है उसमें पानी कम होता है, सोल्यूट ज़्यादा होता है। अच्छा जी, पहला हमारा क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी स्टेप्स यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस। जी, ऑप्शन है अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, 1 2 3 4। इसमें जो हमारा यूरिन की फॉर्मेशन होती है वो 3 स्टेप्स के अंदर होती है, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या है, चार्ली।
3 स्टेप्स में हम पढ़ते हैं, पहले फिल्ट्रेशन होती है, फिर वहाँ पे क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है और ट्यूबुलर सेक्रीशन होती है। ये 3 पार्ट हम पढ़ रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डैश इज अ कप शेप स्ट्रक्चर। कप शेप स्ट्रक्चर क्या है? दैट एनक्लोज ग्लोमेरुलस। इसको हमने 2 दफ़ा डिस्कस किया है, अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी और अपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं बड़े आसानी से। इसका आंसर है जी बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल, नर्व, नेफ्रॉन और रीनल नहीं होता। कप शेप जो स्ट्रक्चर है उसको बोमेन्स कैप्सूल भी कहते हैं, हमने कहा उसको ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी कहते हैं। आगे चलते हैं जी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कौन सा है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ऑल ऑफ दिस। जी, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कौन सा है? यूरिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की जानब आते हैं। लास्ट पोर्शन ऑफ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज कॉल्ड डैश कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी कि जो लास्ट पोर्शन है, जो पहला था वो प्रॉक्सिमल था, जो लास्ट था ये डिस्टल था। ग्लोमेरुलस और लूप ऑफ फिनले इसमें नहीं आते, तो आंसर हमारा क्या आएगा? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ पर इज आएगा। आगे चलते हैं। अमाउंट ऑफ पोटेशियम, दिस वन इज द पोटेशियम आयन इन द यूरिन। यूरिन के अंदर पोटेशियम की अमाउंट कितनी होती है? अल्फा में है 0.450, बीटा में है 0.650, चार्ली में है 0.350 और डेल्टा में है 0.750। इसमें जो राइट आंसर है वो है डेल्टा। चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट एमसीक्यू है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। मल्टीपल एमसीक्यू हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किए हैं। द टिपिकल वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय एन अडल्ट इन अ लीटर पर डे। एक इंसान, एक जो नॉर्मल इंसान, जो अडल्ट इंसान होता है, एक दिन में कितना यूरिन बनाता है? जी, ऑप्शन अल्फा है 2.4, बीटा में 1.4, चार्ली है 4.2, डेल्टा है 4.1। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या है? वो है बीटा। तो इसके साथ हमारी पूरी जो कंप्लीट वर्कशीट थी वो कंप्लीट होती है। हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए हैं, हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग डिस्कस किए हैं। ये जितने भी एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन थे, पेपर के पॉइंट व्यू से बहुत ही अहम थे, ऑलरेडी पास पेपर में आ चुके हैं। आपने इनको एज इट राइट करना है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारी वीडियोस को लाइक करना है और वीडियो में कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी सजेशन दे सकते हैं। और ये हमारा लेक्चर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो इसके मल्टीपल डिसऑर्डर पे होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।